ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। आई नो सबको एक बेसिक आइडिया होगा। एंजाइम्स को हम क्लास 11 12 से बोलते आ रहे हैं दैट एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। सो व्हाट इज मीन बाय बायो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है? नाम से क्लियर है। बायो बायो पर्टिकुलरली इंडिकेट फॉर द लिविंग की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बायो कहते हैं। एंड कैटलिस्ट सबको पता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटीरियल जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे बिना अपना कंजम्पशन कराए, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स भी सेम वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं बोलूँ हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, अगर हमारे जो नॉर्मल जो हम डाइजेशन देखते हैं वो हमारा 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, काइंड ऑफ नॉर्मल डाइजेशन, करेक्ट। लेकिन क्यों होता है ये? बहुत जल्दी है। एक्चुअल में इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी दिनों तक की होती है। अगर हमारी बॉडी पे कोई एंजाइम्स नहीं है तो हमारा डाइजेशन प्रोसीड होने में, कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन वहीं पे आपको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूस हैं, जो कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्विक कर देता है ताकि हमारा डाइजेशन 4 to 6 आवर्स में कंप्लीट हो सके। तो एंजाइम्स का काम क्या है? एंजाइम्स का काम यही है कि भैया कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है उसको फास्ट कर देना, करेक्ट। अब ये कोई केमिकल रिएक्शन को फास्ट नहीं करता। देखो, ऑल द रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शन। सारी रिएक्शंस ही केमिकल रिएक्शन है, बट दोज रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीड होती हैं इनको हम केमिकल रिएक्शन ना बोल के बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ बायोलॉजिकल बॉडी और अ लिविंग बॉडी। क्योंकि एक लिविंग बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, करेक्ट। तो एंजाइम्स क्या है सबको पता चल गया दैट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ही आपके लिए है, एंड मैं इस पर इतना जोर क्यों दिया? बिकॉज देखो ये जो पॉइंट है ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले पॉइंट्स में से है दैट एंजाइम्स। ओके, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दैट एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एक लिविंग बॉडी की नीड रखता है, एक लिविंग बॉडी के अंदर एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर बायो कैटलिस्ट, करेक्ट। अगला इसका काम क्या है? अभी अभी हमने बात की थी भैया, जो एंजाइम्स है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, कंबाइनली हमने इन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल दिया। तो इसकी क्या करता है? इसकी रेट को, रेट मतलब स्पीड को इंक्रीज करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम। दैट मीन्स इसका कंजम्पशन नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। पहले आपने 10 ग्राम लिया है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन आपको अगेन 10 ग्राम ही मिलेगा, ओके। और ये वर्क कैसे करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपसे बोला आपको मैं पॉइंट्स ही बताऊंगी, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती हैं, ओके। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है बिकॉज इट वर्क ऑन ए लिविंग बॉडी, करेक्ट। दूसरा, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी करेक्ट, ओके। एंड कंज्यूम नहीं होता, ये भी करेक्ट है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये वर्क कैसे करता है? तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। आपने केमिस्ट्री पे भी पढ़ा होगा, हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, देखो कि दोनों केस होते हैं। रिएक्टेंट जो होता है इसकी एनर्जी ज्यादा भी होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, और ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो मैं आपसे ऐसा बोल सकती हूँ, सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स रिएक्टेंट इज मोर रिएक्टिव देन द प्रोडक्ट। सो ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को सपोज प्रोडक्ट बनना है, एंड दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो होगा क्या? ये ग्राफ ऐसे सपोज ये चीज गया है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब आप एंजाइम्स को, ये कैटलिस्ट को यूज कर देते हैं तो दैट ये कन्वर्जन वाली एनर्जी कम हो जाती है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट केमिकली, स्ट्रक्चरली एंजाइम्स होता क्या है? एंजाइम्स कुछ नहीं होते बल्कि एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। नेचर वाइज एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकली एंजाइम्स आर द प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा है दैट सम आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी, तो भैया जो आरएनए हैं, जो न्यूक्लिक एसिड के कंपाउंड्स हैं, ये भी तो आपके एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं राइबो एंजाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। राइबो एंजाइम्स किससे बने? आरएनए से बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट क्या है, क्या कैसे आपके एंजाइम्स यूजफुल होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो ये बोलते हैं देखो, वाइटल फॉर द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द डायग्नोसिस।
डायग्नोस्टिक। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, हमारी बॉडी पे जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं, जितना भी हमारी बॉडी पे क्या प्लांट्स की बॉडी पे भी जितने काइंड ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं, ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत लंबा टाइम लेती हैं एक्चुअली प्रोसीड होने के लिए। लेकिन उन्हें फास्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स को रखना पड़ता है ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो और हमको क्विक रिजल्ट देखने को मिले। ओके नाउ अब हमारे पास मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन शो करती हूँ। करेक्ट, तो देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, बट कैसे लिखी हुई है, डेफिनेशन के फॉर्मेट पर लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल। प्रोड्यूस भी ये लिविंग सेल में ही होते हैं। वेट में रेस करती हूँ, एक मिनट दीजिए। देखो लिखा हुआ है एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। करेक्ट है, सेम बात की हमने। प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, लिविंग सेल में ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड वर्क क्या होता है, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को, रेट बोले तो स्पीड को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं भैया, ताकि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। डाइजेशन की प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट होगी, यही तो हमारे लिए बेटर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमको सालों साल लग जाते हैं एक डाइजेशन कराने में, तो कितना डिफिकल्ट हो जाती चीज है। तो डाइजेशन हमारा फास्ट हो सके, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन फास्ट हो सके, इसलिए हमको एंजाइम की जरूरत होती है। एंड विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होता। ऐसा नहीं है अगर भैया ये कंज्यूम होने लगता तो हमको तो बार बार नए नए एंजाइम चाहिए होते। एक बार कंज्यूम हो गया वापस से बनाओ, बॉडी उसे दोबारा बनाती, फिर दोबारा बनाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार जो बन गया है वही आपका बार बार यूज होगा, रिएक्शन कंप्लीट करा के एज इट इज आ जाएगा। आप इसको ऐसे रिजेंबल करा सकते हैं जैसे आग में घी डालने का काम करना, यानी कि जो आग पहले से लग रही थी उसे और बढ़ा देना। वही चीज ये भी करता है, कोई भी रिएक्शन है उसको और बढ़ाने का काम कैटलिस्ट का होता है। करेक्ट, ओके। और आगे बात करते हैं, ये बोला मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर द प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हमारे प्रोटीन ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया केमिकली एंजाइम्स आर द प्रोटीन एक्सेप्ट आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल का आपको क्या मिलता है, राइबो एंजाइम्स। राइबो एंजाइम जो है इसमें ये क्या कंटेन करता है, ये आरएनए को कंटेन करता है। सिंपल। नाउ देखो आगे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ही यहाँ पे आपको डिस्कस करा देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये बोल रहा है कि भैया आपके जो एंजाइम्स होते हैं इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है तो बताओ। तो हम बता देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बनता है। प्रोटीनियस नेचर का आपको होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। राइबो एंजाइम आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है, ये पता होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट आगे बताए वही चीज हमने यहाँ डिस्कस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले हमको बोलेंगे एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। करेक्ट, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम्स अपने एक्शंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये है, मैं आपसे बोलूं मेरे पास 3 एंजाइम है, एंजाइम ए बी सी। ऐसा होगा जो एंजाइम ए है ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंजाइम बी कोई दूसरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंजाइम सी कोई तीसरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैं बोलूं एंजाइम ए जो है वो आपके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम बी आपके रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एंजाइम सी आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास है, इन तीनों के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की जरूरत होती है। करेक्ट, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज मैं बोलूं ए एंजाइम हमारे पास नहीं है और हमको डाइजेशन कराना है, तो क्या मैं बी का यूज कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं सी का यूज कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए। ए को पता है भैया मैं हमेशा अपने लाइफ टाइम में सिर्फ डाइजेशन करा सकता हूँ, तो चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए कि भैया डाइजेशन सालों साल से हो नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस करानी है, फोटोसिंथेसिस करानी है, फोटोसिंथेसिस का एंजाइम ही नहीं है, तो ये नहीं कहेगा कि भैया मैं तो एंजाइम हूँ मैं काम करा सकती हूँ आपका भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए, यानी कि इनको जो काम दिया जाएगा वो सिर्फ वो ही काम करेंगे। ओके, सेकेंडली बोल रहा है रिक्वायर्ड इन वेरी लो अमाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसको एंजाइम्स को आपको बहुत अच्छे अमाउंट में लेने की नीड नहीं होती, बहुत कम अमाउंट पे भी ये अपना काम कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये कंज्यूम ही नहीं होते रिएक्शन में। अगर ये कंज्यूम होने वाले होते तो हमको एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता। जो भी चीज हमारा कंज्यूम हो रहा है वो हमें ज्यादा अमाउंट में ही तो चाहिए, क्योंकि वो तो बार बार कंज्यूम हो रहा है भैया, अच्छा खासा अमाउंट उसका रखो। लेकिन जो चीज कंज्यूम ही नहीं हो रही वो एज इट इज है, बस वो अपना आप बोल सकते हो इफेक्ट शो कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दैट मीन्स कि हम उसको स्मॉल क्वांटिटी पे भी रखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड अगला लिखा हुआ है दैट रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। ये बात मैंने ऊपर भी बताई, ये कंज्यूम ही नहीं होती, ये एज इट इज आफ्टर रिएक्शन आपको मिलेगी। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला बोल रहा है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो वो सारे पॉइंट रिपीट हुए हैं। ये क्या करती है, आप बोलेंगे आपसे क्वेश्चन बन सकता है
रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बढ़ती है, करेक्ट बढ़ती है, आपको ऑप्शंस में जैसे बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, और रीजन में आपको क्या दिया हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग। आपको पूरा कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। तो हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी और कैसे होगी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके होगी। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस तो सारे यहीं से आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अभी आपको बताया मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबो एंजाइम बिकॉज ये आरएनए से बना होता है। वर्क अंडर द ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। अब इसका क्या मतलब है ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच? देखो ना, जैसे हमारे सारे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि आपको जो काम दिया है भैया आप वही काम करोगे, दूसरे का काम आपको नहीं करना है, वैसे ही इनका टेम्परेचर एंड पीएच भी फिक्स होता है। आपने देखा होगा हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो आपका एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा। एसिडिक पीएच यानी कि लेस देन 7 पे वो वर्क करेगा। जैसे हमारे डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। तो इनके साथ भी मतलब इनका सेम ही चीज है दैट कोई एंजाइम है ये स्पेसिफिक तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक अपने टेम्परेचर और पीएच के लिए भी है। दैट मीन्स ये बोलेगा मुझे ये टेम्परेचर मिलेगा, ये पीएच मिलेगा, तभी मैं प्रॉपर वर्क कर सकता हूँ। अगर टेम्परेचर पीएच भी आप चेंज करोगे तो भैया मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो इनके लिए एक ऑप्टिमल एक फिक्स टेम्परेचर पीएच भी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला लिखा हुआ है सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंज क्या मतलब है इसका? सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंज, ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है जो अभी हमने बात की थी, दैट ये एनवायरमेंटल चेंज के लिए सेंसिटिव है। अगर आप एनवायरमेंटल चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज इट इज हाईली स्पेसिफिक टू देयर एक्शन एंड इट रिक्वायर्ड एंड इट वर्क अंडर द ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। इसको सारी चीजें फिक्स चाहिए, पीएच फिक्स चाहिए, टेम्परेचर फिक्स चाहिए, जहां ये रिएक्शन कर रहा है वो फिक्स चाहिए। भैया अगर आप ये एनवायरमेंट चेंज कर दोगे दैट मीन्स ये सारी की सारी कंडीशंस आप चेंज कर रहे हो, तो इनका एक्शन भी तो बदल जाएगा। आप जो डाइजेशन वाले जो एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच में वर्क कर रहा है, इसे आप किसी बेसिक पीएच वाले एनवायरनमेंट में रख दो, क्या ये वहां पर वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सेंसिटिव होता है एनवायरमेंटल चेंज के। एनवायरमेंट चेंज करोगे तो इसका वर्किंग जो है वो भी खराब हो जाएगी, ये वर्क नहीं कर पाएंगे। अगला लिखा है फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हर किसी को पता है। एंजाइम्स क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गॉट इट? ओके, चलिए ये चीज क्लियर हुई। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की। अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, करेक्ट, ये देखिए हमने जो बात की वो यहाँ से भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपको 3 चीजें दी है, ये सेकेंड आप इग्नोर कर सकते हैं। 3 चीजें क्या? इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ये आपको पता भी होगा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले कोने की बात आती है 1878 में इन्होंने जो टर्म एंजाइम दिया था ये इन्होंने ही दिया था, तो आपको ये इनका नाम ध्यान में रखना है। सेकेंडली ये 2 नाम सबको पता होते हैं, दैट इज फिशर एंड कॉशलिन। इन्होंने क्या दिया था? फिशर ने आपके लॉक-इन की मॉडल दिया हुआ था एंड कॉशलिन ने आपका क्या दिया था? इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ओके, नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में आपको वो ही बातें करनी होगी। एक बार हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे फिजिकली एंजाइम्स कैसे होते हैं इनकी बात किया हुआ है, तो हम आपको देखने को मिलेंगे। फिजिकली एंजाइम्स आपके कोलॉइड्स होते हैं, आपके जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कोलॉइड्स वाला पोर्शन पूरा, तो ये जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं इन्हीं का बिहेवियर कौन कैरी करता है? एंजाइम्स। कोलॉइड्स के अंदर ही हमारे एंजाइम्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, सेकेंडली ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में ये घुल सकते हैं। प्रोटीनियस होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट राइबो को छोड़ के। अगला होता है आपका थर्मोलेबाइल होते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाते हैं। मॉलिकुलर वेट इनका क्या होता है? वेरी हाई होता है। हाई मॉलिकुलर वेट के कंपाउंड बोलते हैं, काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमको बोलते हैं। एंड हमको पता है ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस मॉलिकुलर वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है, जिसमें एंजाइम्स भी इंक्लूड होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज ये ध्यान में रख लीजिएगा। हमने ये सारी चीजें तो पढ़ी है, कोलाइड एंड वाटर सॉल्युबल, हाई मॉलिकुलर वेट ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल ध्यान में रख लीजिएगा। नाउ फंक्शनल के फंक्शंस के बारे में क्या लिखा है? हमने ये बात भी की थी, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वर्क एट अ माइन्यूट क्वांटिटी पे ये वर्क करते हैं, यानी कि बहुत लेसर क्वांटिटी पे हमको ये चाहिए। सेंसिटिव टू द पीएच एंड टेम्परेचर हमने बात की थी। रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, ये सारी बातें हमने की थी। करेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दैट एंजाइम जो है वो सिर्फ आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, और इसी को लोअर करने की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दैट्स इट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाना। सिंपल। ये बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एक बार हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम और इनिशिएट रिएक्शन। दैट मीन्स देखो ये पॉइंट ना
आपका वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन कभी कभार डाउट आ सकता है। कैसे? ये बोल रहा है, ये वाला पॉइंट तो हम सब समझते हैं दैट कि आपके जो कैटलिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली मैं बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स की बात करूं, तो भैया ये आपका रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बट इनका काम ये नहीं होता कि ये इक्विलिब्रियम को अल्टर कर दें, यानी कि इक्विलिब्रियम को चेंज कर दें। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया अगर रिएक्शन में और उसके बाद आप कैटलिस्ट डाल रहे हो, एंजाइम डाल रहे हो, वो इक्विलिब्रियम को अल्टर कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये तो सिंपल था। लेकिन वो इनिशिएट भी नहीं करते रिएक्शन। अब आप बोलोगे इनिशिएट नहीं करते, ये तो ऑब्वियस वाली बात है। लेकिन एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है कि भैया देखो, अगर कोई कैटलिस्ट, कोई सब्सटेंस, कोई एंजाइम है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो अगर रिएक्शन आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई है और तब हम लोग डाल दें उसे, तो क्या वो रिएक्शन को करवाएगा? तो यहाँ पे डाउट आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट ऐड किया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, इनिशिएशन का काम भी नहीं करता। दैट मीन्स आपकी रिएक्शन, अभी आपने रिएक्टेंट डाला और आप सोचो आप यहाँ पर किसी कैटलिस्ट को, एंजाइम को डाल दो और ये रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो इसे इनिशिएट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी रिएक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी रिएक्शन काम कर रही होगी, उसमें आप कैटलिस्ट डालोगे, वो बस उसकी रेट को बढ़ाएगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स इट। ओके, एंड फ्लो यहाँ पे ये चीज दिखा है, आपके पास सबस्ट्रेट है, आपने एंजाइम डाला, आप सभी को पता है दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोडक्ट से फिर आपका एंजाइम सेपरेट हो जाता है, बिकॉज जो एंजाइम हमने पहले लिया था वो एंजाइम हमको बाद में भी मिल जाता है। दैट मीन्स एंजाइम तो हमारा कंज्यूम ही नहीं होता है। करेक्ट? ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कशन हुआ। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, देखो क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स बता रही हूँ। ओके, तो सुनना मेरी बात, कंपोनेंट्स कैसे हैं एंजाइम्स के। तो देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एपो एंजाइम्स क्या होते हैं? एपो एंजाइम्स क्या होता है? तो हमको ये चीज पता होना चाहिए, एंजाइम्स का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, ओके, जहाँ पे, क्योंकि एंजाइम्स तो हमारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एंजाइम ही प्रोटीन है, उसमें और भी कंपोनेंट जुड़े हो सकते हैं। कोई मेटल आयन जुड़ा हो सकता है, कोई कोफैक्टर जुड़ा हो सकता है, कोई एक्टिवेटर, कोई प्रोस्टैट ग्रुप जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा एंजाइम केमिकली उसका नेचर जो है वो आपका मेजर पोर्शन का वो एक प्रोटीनियस है, लेकिन उसमें और कंपोनेंट्स भी जुड़े रहते हैं। तो एपो एंजाइम्स क्या होता है? एपो एंजाइम उसी प्रोटीनियस पार्ट को, दैट मीन्स आपके पास पूरा एक एंजाइम है, सपोज ये आपका एक एंजाइम है, इस एंजाइम के कंपोनेंट्स की बात करें कि ये किस किस से बना हुआ है। सबसे पहले बोल रहे हैं, हमको पता है हमारे जो एंजाइम है वो तो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, दैट मीन्स बने तो वो प्रोटीन से ही होंगे। तो ये बोल रहा है जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसी पार्ट को, सिर्फ उस पार्ट को हम लोग एपो एंजाइम्स कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये अपने आप में ही क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। दैट मीन्स सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट को अगर आप देखोगे, सो दैट पार्ट इज इनएक्टिव। सो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, स्टेटमेंट देखो आप ना, ये चीज देखना भी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। आपसे क्वेश्चन बन सकता है लाइक एपो एंजाइम्स को डिफाइन करना होगा, तो आपसे बोलेंगे प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम प्लस इनएक्टिव in itself, okay, or non-proteinous part of enzyme and active in itself, okay, proteinous part of enzyme active in itself, non-proteinous part of enzyme inactive by itself. That means आपको ये यहाँ पे भी दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे भी दो ऑप्शन, तो टोटल आपको 4 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी और आपको वहाँ पे करेक्ट चूज करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एपो एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, उसके साथ साथ इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अगला जो कंपोनेंट हमको मिलता है हमारे प्रोटीन में, दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? ये हमारा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है एंड दिस इज लाइक अ हेल्पर। ये मेन कंपोनेंट तो नहीं होता, लेकिन ये एक हेल्पर की तरह काम करता है। इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो भी ऑर्गेनिक पार्ट हमारे कोफैक्टर्स, सॉरी, एपो एंजाइम्स में लग रहे हैं, एंजाइम्स में लग रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोफैक्टर। जैसे NAD हो गया, FAD हो गया, COA हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं एंड ये हमारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? कोएंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अगला प्रोस्टैटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रोस्टैटिक ग्रुप जो टाइटली बॉन्ड होता है, जैसे हीम ग्रुप हो गया, ये एक एग्जांपल के लिए, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? जो मेटलिक आयंस होते हैं, जो आयनिक आयंस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर्स कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे एक्टिवेटर्स होते हैं। तो बस इनको आइडेंटिफाई करना भी ईजी है। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक और आती है, दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम्स क्या होते हैं? होलो एंजाइम्स मतलब हमारा जो एक्टिव एंजाइम है, क्योंकि हमने क्या बोला, ये वाला पार्ट हमारा इनएक्टिव है, ये वाला पार्ट हमारा हेल्पर है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो ये इस पूरे एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। तो जो पूरा एक्टिव एंजाइम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। जो कि किससे बना होता है? जब हम एपो एंजाइम, दैट इज द प्रोटीनियस इनएक्टिव पार्ट को कोफैक्टर के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? हमारा होलो एंजाइम, यानी कि एक्टिव एंजाइम मिल जाता है। तो उसका फॉर्मूला सिंपली क्या बना?
इसका फॉर्मूला सिंपली बना दैट एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर प्लस होलो, सॉरी एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर जब कंबाइन करेंगे तो इन्होंने क्या बनाया, होलो एंजाइम बनाया। तो वेट यस, हाँ, होलो एंजाइम है, हम होलो मतलब कंप्लीट। होलो एंजाइम क्या होगा, जब हमारा नॉन प्रोटीनियस और प्रोटीनियस पार्ट कंबाइन, सॉरी प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट कंबाइन करेगा तो हमको हमारा होलो एंजाइम मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट एंजाइम मिल जाएगा। ओके, आप एनालॉजी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये बोल रहा है दैट एपो एंजाइम जो हमारा प्रोटीनियस पार्ट है, ये कार की एक बॉडी है। कोफैक्टर्स क्या हैं, आपके फ्यूल्स हैं जो भी आप वहाँ ऐड कर रहे हो। तो होलो एंजाइम कार रेडी टू ड्राइव, जो अब आपकी कार रेडी हो चुकी है ड्राइव करने के लिए, वो हमारा कंप्लीट होलो एंजाइम है। कंप्लीट मतलब ये चीज क्लियर हुआ। सो ये हमारा कंपोनेंट्स वाला पार्ट हो गया, दैट इज एक डिस्कशन यहाँ पर को कंप्लीट। ओके, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर यही चीज है, कंपोनेंट एक एपो एंजाइम होता है जो प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम है और इनएक्टिव है, करेक्ट। कोफैक्टर्स जो हमारा नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट है, लेकिन ये हमारा क्या करता है, एक्टिविटी कराता है, तभी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, करेक्ट। एंड कोफैक्टर्स के अंदर हमारे कोएंजाइम्स आते हैं। कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एनएडी एफएडी के साथ साथ। दूसरा होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप। प्रोस्टैटिक ग्रुप जैसे हीम ग्रुप जो कि टाइटली अटैच होते हैं। एंड मेटल एक्टिवेटर्स की बात जैसे हो गई, हमने ये बात कर ली। एंड कंप्लीट एंजाइम जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं, वो कैसे बनेंगे, जब हमारे एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स कंबाइन होंगे तो बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। अब हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इसे शॉर्ट में बताया है एंड ये चीज यहाँ पर को पूरा एक्सटेंड करके बताया, बात सेम ही है, ठीक है। चलो पहले टेबल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो जनरली ना एंजाइम की 6 क्लासेस होती है। क्लासेस क्या है, क्लासेस एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को रखा जाता है। क्लास एंजाइम्स नहीं होती, क्लास एक पूरी बड़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे एंजाइम्स रखे हुए जाते हैं, करेक्ट। अब देखो हमारी 6 क्लासेस कौन कौन सी, सबसे पहला बोल रहा है, सबसे पहली जो क्लास है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो आपको ये चीज पता होगा, जो एज हम लोग लास्ट में लगाते हैं किसी भी टर्म के पीछे, वो सारे जो टर्म्स होते हैं वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। दैट मीन्स एंजाइम्स के पीछे आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो ये सारे एंजाइम्स हैं, सबके पीछे एज 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 एज, सबके पीछे ए एस ई मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स ये एज जो टर्म है वो किसको इंडिकेट करता है, एंजाइम्स को इंडिकेट करता है, करेक्ट। सो देखो सबसे पहले जो 6 क्लासेस है उससे मेरी बात सुनना बहुत आसान है। सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके। दूसरा होता है ट्रांसफरेज, ओके। थर्ड होता है हाइड्रोलेज, ओके। लाइएज, ओके। आइसोमरेज एंड लाइगेज, ओके। अब इसका क्या मतलब है, देखो नाम से भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीडो रिडक्टेज ये पूरी एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, लेकिन कौन से एंजाइम्स आएंगे, जो क्या कराएंगे, नाम से क्लियर है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन कराएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ अगर कोई भी मेरी रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में चल रहा है, तो अगर कोई भी मेरी रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, उस टाइप की रिएक्शन को अगर मुझे कैटेलाइज करना है, उसे फास्ट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, वहां जो मैं एंजाइम्स लूंगी वो कौन सी क्लास के होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के होंगे। फॉर एन एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजनेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, कैटेलेज हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के एग्जांपल हैं। ये सारे के सारे जो है वो किस में हेल्प करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हेल्प करेंगे, गॉट इट। नाउ सेकेंड है ट्रांसफरेज, नाम से क्लियर है, ट्रांसफरेज के अंदर वो एंजाइम्स इंक्लूड होंगे जिनका काम क्या होगा, ट्रांसफर करना। दैट मीन्स अगर आपकी कोई रिएक्शन है जिसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप या किसी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर इन्वॉल्व है, सिर्फ ग्रुप आपके एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर करना। और इस टाइप के एंजाइम्स के लिए इस टाइप की जो एंजाइम्स हैं वो कौन से क्लास में रहते हैं, ट्रांसफरेज क्लास में रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल आपके क्या होता है, काइनेज और ट्रांसमाइनेज, ओके। सो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। अगला है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लेज यहाँ पर को किसके लिए, ब्रेक डाउन के लिए। जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर की हेल्प से। तो ये बोल रहा है जब भी आप पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, आपने केमिस्ट्री में ये बहुत बेसिक रिएक्शन पढ़ी होगी, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग अ वाटर। जब आप पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं H2O की हेल्प से, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की हेल्प से, सो दिस टाइप ऑफ एंजाइम जिस क्लास में रहते हैं वो हमारे हाइड्रोलेज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीएज, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका लाइसिस। लाइसिस क्या होते हैं, देखो लाइसिस मतलब सबको पता है ब्रेक डाउन। जैसे हाइड्रोलाइसिस की हम लोग बात करते थे, जब हम पानी की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। या फिर जब हम लोग नॉर्मल लाइसिस क्लास की बात करते हैं तो इसके अंदर वो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे टी कार्बोक्सिलाइसिस, जो हमारा
जैसे पर्टिकुलरली वाटर नहीं है, लेकिन इनका काम क्या होता है कहीं पर को ब्रेक डाउन कराने का। तो ऐड और रिमूव करना ग्रुप्स विदाउट द हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी के बजाय भी अगर कहीं पर को लाइसिस हो रहा है, उन एंजाइम्स को हम लोग लाइसिस कहते हैं। ठीक है, अगला होता है आइसोमरेज, नाम से क्लियर है, जो हमारा एक आइसोमर्स को दूसरे में कन्वर्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमरेज एंजाइम। जैसे लिखा हुआ है कन्वर्ट, फंक्शन क्या है, कन्वर्ट वन आइसोमर टू द अनदर, एग्जाम्पल के लिए म्यूटेज एंड रेसिमेज। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइगेज। लाइगेज लाइगेज क्या होता है, देखो आपने जैसे डीएनए लाइगेज के बारे में भी सुना होगा। डीएनए लाइगेज क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए के जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें आपस में कंबाइन करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इनका काम क्या होता है, ये आपके दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं एंड ये प्रोसेस आपकी एक्टिव होती है, दैट मीन्स इट कंज्यूम एटीपी। ओके, यानी कि बॉन्ड्स को या फिर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए ये एटीपी की रिक्वायरमेंट रखता है, एटीपी को यूज करते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज की हम लोग बात करते हैं। करेक्ट, तो देखो यही चीज यहाँ पे भी डिस्कस की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली जो क्लास है दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास, जहां पे आपका फंक्शन क्या होता है, ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, एग्जांपल्स वही है सेम। अगला है ट्रांसफरेज की, जब हम बात करते हैं तो इनका काम होता है फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करना। अगला होता है हाइड्रोलेज की बात है, इनका काम क्या होता है हाइड्रोलिसिस कराना, यानी कि वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन करना बॉन्ड का। लाइएज क्या होता है, कोई भी वो बिना वाटर के भी कहीं पर को ब्रेक डाउन कराना है तो हम लाइएज की बात करते हैं। आइसोमरेज, जहां पे आइसोमर्स बनाने होते हैं एक कंपाउंड से दूसरे में। लाइगेज, लाइगेसिस या फिर लाइगेज हमारे क्या होता है, जैसे डीएनए लाइगेज जो ज्वाइनिंग का काम करता है, जैसे डीएनए लाइगेज डीएनए के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हुआ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म की बात आती है और थोड़ा सा मॉडल एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग। ओके, चलिए हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, दैट मीन्स मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले बोलता है लॉक एंड की मॉडल की, जब हम बात करें तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, फिशर ने दिया था। करेक्ट, तो लॉक एंड की मॉडल आपका क्या होता है, ये बोलता है यहाँ पे हमको रिजिड एक्टिव साइट्स देखने को मिलेंगी और सबस्टेंस फिट एक्जैक्टली। हमको ये चीज पता होता क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, सपोज मैं बोलूँ ये मेरा सबस्ट्रेट है, इसी की ये जो फिक्स पोजीशन है, इसी का ये वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पर को बना के दिखाती हूँ लाइक दिस। ओके, ये तो ऐसे ये हमारा एंजाइम है, अब मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। करेक्ट, हाँ, ये जो हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम है सपोज, इसी की जो ये इसमें जो फिक्स स्पेस बची हुई है, इसी पे आपका क्या फिट होना चाहिए टोटली सबस्ट्रेट। ये आपको पता है, हम लोग बहुत पहले से ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम जो हमारा होता है, इसकी जो आप बोल सकते हो इसमें जो वैकेंट साइट होती हैं, जिसे हम एक्टिव साइट्स भी कहते हैं, उसमें हमारा सबस्ट्रेट जाके बैठता है। और जब ये यहाँ पर को बैठता है तो हमको जो चीज़ मिलती है दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फाइनली हमारा सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब इसमें जो एंजाइम अटैच था वो बाहर निकल जाता है, यानी कि अपने आप को कंज्यूम होने से बचा लेता है, बाहर निकल जाता है। लिमिटेशन क्या, कैन नॉट एक्सप्लेन द एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये जो मॉडल है हम पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्कशन है वो हम जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पोर्शन पढ़ेंगे वहां पर को प्रॉपरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी चीजें ध्यान में रखना कि ये कैसे वर्क करता है, ये तो हमको पहले से भी पता होता है। एंड लॉक एंड की मॉडल जो है वो फिशर ने दिया था बस। ओके, इंड्यूस फिट मॉडल हमको पता है खुशलैंड ने दिया हुआ था। यहाँ पे हमारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट होती हैं, शेप चेंज होते रहता है आफ्टर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ओके, अगला क्या है, मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो बस मैकेनिज्म में अभी के लिए आप इतना सा ध्यान में रखो। मोड ऑफ एक्शन वही चीज बोल रहा है, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट में, जो भी आपका ये एंजाइम था, इसकी जो ये एक्टिव साइट है, ये जो साइट है इसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। इस एक्टिव साइट पे पहले बाइंड करेगा, फिर ये जैसे ही बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलेगा। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे, यानी कि जो एक्टिव स्टेट है वहां पर आएंगे। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट तो भैया हमको चाहिए था, मिल गया। अब एंजाइम आपका रिलीज हो जाएगा और अनचेंज रिलीज होगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा मोड ऑफ एक्शन होता है, दैट्स इट। ओके, नाउ कम्स टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, 3 फैक्टर्स आपको दिए हुए। सबसे पहला है टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो बहुत बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे हमको स्टेटमेंट वाले बेस क्वेश्चन ही देखने हैं। डिटेल में ध्यान में रखिएगा, हम जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हमको वहां पढ़ने हैं। करेक्ट, चलिए, तो पहला व्यू फैक्टर है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। सबसे पहले बोल रहा है रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू द ऑप्टिमल। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे ह्यूमंस के केस में 37 डिग्री सेल्सियस है,
ये बोल रहा है भैया ऑप्टिमल टेम्परेचर में लाने तक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही हमारे एंजाइम बेस्ट वर्क करता है, तो वहां पे बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो भैया एंजाइम हमारा डीनेचर भी हो सकता है और डीनेचुरेशन हो जाएगा और एंजाइमेटिक वर्क खत्म हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, पीएच की बात करें तो ये बोल रहा है भैया डिफरेंट पीएच पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं। हर एंजाइम को अलग अलग पीएच चाहिए अपनी रिएक्शन या फिर अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। जैसे बोल रहा है पेप्सिन की आप बात करते हो तो ये मोर एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, ये पीएच 2 की रिक्वायरमेंट रखता है। लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो लेस बेसिक कंडीशन यानी कि आप बोल सकते हो पीएच 8 पे वर्क करता है। तो डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट पीएच की रिक्वायरमेंट रखते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली इंक्रीज रैपिडली देन आपका सैचुरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। ये बोल रहा है, अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखो यहाँ प्रॉपर चल रही है। देखो ये बोल रहा है कि अगर आप सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो आपका सबस्ट्रेट अगर सबसे पहले ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ेगी, यानी कि एंजाइमेटिक एक्शन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। इसका कैसे मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये है, आपका एंजाइमेटिक एक्शन वर्क कैसे करता है। हमारे पास एंजाइम होता है, जैसे मैं बोलती हूँ दिस इज हमारा एंजाइम, ओके मैं बोलती हूँ ये हमारा एंजाइम है एंड ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। सपोज के लिए 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पे हमारे सबस्ट्रेट को बैठना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैंने कंसंट्रेशन में सिर्फ एक सबस्ट्रेट रखा है तो सिर्फ एक ही साइड पे ये अटैच होगा, 2 रखा है तो ये 2 में अटैच होगा, फिर 3 रखूंगी तो ये 3 में अटैच होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 100 रखे हैं तो भैया 100 रखे हैं तो सोचो 100 के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन होंगे तो जल्दी जल्दी जो सबसे फास्टेस्ट 5 सबस्ट्रेट होंगे वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। यानी कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट आके इन एक्टिव साइट में बैठ जाए। कि ऐसे ही तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी चलती है ना, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसमें सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में लूंगी उतना जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट आके यहाँ पर को बैठेंगे। लेकिन एक टाइम पे सैचुरेट हो जाता है, एक टाइम पे कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है भैया, एंजाइम की एक्टिव साइट तो लिमिटेड ही है ना। मैं आपसे बोलूं मेरे रूम पे आपके पास 50 चेयर्स है, मैंने आपकी 1000 पॉपुलेशन ले लिया, 1000 लोगों को बुला दिया, तो सबसे पहले सीट्स आपकी जल्दी जल्दी बढ़ेंगी क्योंकि 1000 लोग हैं, जल्दी कंपटीशन होगा, जल्दी जल्दी वो 50 चेयर है सब ऑक्यूपाई कर लेंगे, करेक्ट। लेकिन एक टाइम के बाद तो चेयर्स कंप्लीट हो गई ना, फुल हो चुकी है। 50 चेयर्स थी वो पूरी के पूरे में हर कोई बैठ चुका है। अब क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। अब जो रिमेनिंग लोग हैं वो खड़े रहेंगे, तो वही चीजें हैं, सारी एक्टिव साइड फुल हो चुकी हैं। तो अब सबस्ट्रेट आप कितना भी बड़ा, अब मैं कितने भी लाखों को बुला लूं, यहाँ कितने भी सबस्ट्रेट आप बढ़ा लो, लेकिन एक्टिव साइड पे तो कोई असर ही नहीं होगा ना, क्योंकि एक्टिव साइड तो ऑक्यूपाई हो चुकी है। इस वजह से ये चीज बोला जाता है दैट इनिशियली तो ये इंक्रीज होता है, सबस्ट्रेट को आप बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगी क्योंकि सारी एक्टिव साइड तो ऑक्यूपाइड है। अब चाहे सबस्ट्रेट बढ़ाओ घटाओ फर्क ही नहीं पड़ता है, जितनी साइड थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी है, करेक्ट। अब आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है हमने, फैक्टर अफेक्टिंग की बात हमने कर ली या हाँ देखो अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, एक बार देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बात मैंने आपको करा दी कि भैया ऑप्टिमल टेम्परेचर तक आते आते तो आपका एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन बियॉन्ड अगर आप ऑप्टिमल में चले जाए तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा एंजाइम। जैसे ह्यूमन के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 होता है। पीएच की बात मैंने करा दी, पीएच आपका सबके लिए अलग अलग रहेगा। एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन की बात हमने नहीं की थी, हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर ली, एंजाइम कंसंट्रेशन की नहीं की है। एंजाइम कंसंट्रेशन ये बोल रहा है जितना ज्यादा आप एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगला एक और टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इनिबिटर। देखो यहाँ पे इनिबिटर बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनिबिटर्स क्या होता है भैया, नाम से क्लियर है, इनिबिटर्स क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे एक्टिविटी। जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट का जो बोल सकते हो बाइंडिंग है उसको इनिबिट, उसको रिड्यूस करने का काम क्या करेगा हमारा इनिबिटर। तो इनिबिटर रिड्यूस करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब दो टाइप के इनिबिटर होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। दैट मीन्स क्या होता है, देखो ना मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ना कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वो कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व नहीं होता, फिर भी वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैसे, देखो यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं आपको चीजें समझा रही हूँ। देखो होता क्या, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करेगा, जैसे मैं बोलूँ ये आपका एक एंजाइम है, ओके दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबस्ट्रेट है, ये बोलेगा सबस्ट्रेट की भैया मैं यहाँ पर को अटैच करूंगा, और दूसरा यहाँ पर कोई एक इनिबिटर भी है जो कि इसी के को मिमिक कर रहा है, सबस्ट्रेट को ही मिमिक कर रहा है और बोल रहा है मैं यहाँ पर को जाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। ये आपका सबस्ट्रेट है, ओके यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि ये चीज तो जानी चाहिए। ये आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए इनिबिटर है जो कि नेगेटिव काम कर रहा है,
ठीक है। तो ये भी बोलेगा मैं जाऊंगा, ये भी बोलेगा मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा प्रॉपर। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है वो कंपीट करते हैं एक्टिव साइट से, ये कंपीट करेंगे सबस्ट्रेट के कि भैया ये एक्टिव साइट पे मैं बैठूंगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करूंगा, लेकिन सबस्ट्रेट बोलेगा कि इस एक्टिव साइट पे मैं जाऊंगा ताकि मैं रिएक्शन कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। जैसे बोलता है मेलोनेट जो है वो इनिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो मेलोनेट इनहिबिटर है ये इनहिबिट किसको कर रहा है, किसके बीच में कंपटीशन, किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ। ये दोनों के बीच में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि भैया हम जाएंगे और ताकि यहाँ पर को एक बोलेगा रिएक्शन को मैं स्टॉप कर सकूं, एक बोलेगा मैं रिएक्शन को प्रोसीड करा सकूं। दिस इज अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, बाइंड्स अदर साइड। दैट मीन्स ये क्या करता है ना, ये काम करता है, ये बोलता है ये एंजाइम था, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, भैया सबस्ट्रेट बोलेगा मैं इस एक्टिव साइट पे बाइंड करूंगा, लेकिन जो आपका इनहिबिटर है ये बोलेगा मैं किसी दूसरे साइट पे जाके जुड़ जाऊंगा। और जब आपका इनहिबिटर किसी दूसरे साइट में जुड़ जाता है तो देखो पहले हम ऐसे समझते हैं, देखो ये हमारा क्या था, एंजाइम था। देखो मैं अभी प्रॉपर फिगर नहीं बना पा रही, ये हमारा एंजाइम था, करेक्ट। इस एंजाइम को कॉपी करके मिमिक करके लॉक एंड की काइंड ऑफ मॉडल, ये लॉक है तो इसकी रिजेंबल आपकी की बनेगी सबस्ट्रेट की, और ये यहाँ पर फिट होना चाहेगा। तो ये ऐसे एकदम प्रॉपर शेप में आया था ताकि मैं एंजाइम के अंदर फिट हो जाऊँ। लेकिन बाहर से एक इनहिबिटर आगे जो क्या करेगा, बोलेगा मैं एक्टिव साइट से तो नहीं जुड़ूंगा, मैं कहीं दूसरी साइड से इसमें अटैच हो जाता हूँ। और अटैच होने के बाद क्या होगा, इसकी जो एक्टिव साइट जैसे दिख रही है वो चेंज हो जाएगी। सपोज ये अब आपकी कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है, लाइक दिस, अब वो ऐसी हो गई है। अब सबस्ट्रेट जो ऐसा है वो यहाँ पर फिट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये इनहिबिट करता है, मतलब आपके एक्टिव साइट का शेप साइज ही चेंज कर देता है ताकि सबस्ट्रेट से जुड़ ना सके। तो यहाँ पे इसने कॉम्पिटिशन भी नहीं किया और इनहिबिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो ये बात हमने किसकी की, इनहिबिटर्स की। दैट्स इट, इतना ही है हमारा इसमें डिस्कशन। वेट मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ है तो यस। हाँ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओके, एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़े थे। एक्टिवेटर्स आपके मेटल आयंस होते हैं या इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिनका काम क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करना। जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनहिबिट करेंगे तो एक्टिवेटर्स इंक्रीज करेंगे। ओके, अगला क्या लिखा हुआ है, राइबो एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल्स भी आपके एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड इस टाइप के एंजाइम्स को हम राइबो एंजाइम्स कहते हैं। ये बोल रहा है आरएनए मॉलिक्यूल शोइंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। कभी कभार आरएनए मॉलिक्यूल्स भी क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी शोज कर दिखा देते हैं। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी, दैट इज आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी। ये डिस्कवर किसने किया था, सिडनी ऑल्टमैन ने ये चीज डिस्कवर की थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट, राइबो एंजाइम्स के बारे में। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे वन लाइन रिवीजन है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज में अगर आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हार्मोन्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, विटामिन होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो सबको पता है एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। हमने बात की थी प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टिव बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रुप बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। तो आंसर इज एपो एंजाइम। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन एक्टिव पार्ट होता है, दैट इज एपो एंजाइम। जो हमारा नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है और एक्टिव पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टिव प्रोस्टेट ग्रुप। एंड जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं दे फॉर्म होलो एंजाइम। ओके, लास्टली एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स क्या बनाते हैं, हमको पता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स बनाते हैं होलो एंजाइम। राइबो एंजाइम इज अ एंजाइम जहां पे हमारा आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एक्टिवेटर्स आर द मेटल आयन जो हमारी रिएक्शन को आप बोल सकते हो एंजाइमेटिक एक्शन को बढ़ाते हैं। और उसके बाद आइसोजाइम कुछ नहीं है, और यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका होलो एंजाइम। ओके, अगला लॉक एंड की मॉडल आपको पता है किसने दिया था, वैटसन ने नहीं दिया था, कुशलैंड ने नहीं दिया था। लॉक एंड की बात हम लोग कर रहे हैं। और फिशर ने बिल्कुल दिया था, फिशर ने हमारा क्या दिया था, लॉक एंड की मॉडल दिया था, करेक्ट। विच इज आरएनए एंजाइम, आरएनए एंजाइम कौन सा है, नाम से क्लियर है, राइबो एंजाइम इज आरएनए एंजाइम। एंजाइम इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय कैसे, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नो, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यस। यानी कि ये क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कम करता है ताकि ये जो पाथ है वो कम हो जाएगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन वर्क एट, पेप्सिन किस पे वर्क करता है, तो हमको पता है पेप्सिन भैया ये हमारे एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। तो ऑप्शन है 12 डेफिनेटली नॉट, 10 बिल्कुल भी नहीं, दोनों बेसिक हो गया, 7 न्यूट्रल हो गया। आंसर इज पीएच 2 यानी कि एसिडिक पीएच पे ये वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम एक्ट ऑन अ फैट, कौन सा एंजाइम है जो फैट
फैट पे वर्क करता है, तो सबको पता है पेप्सिन प्रोटीन के लिए हो जाएगा, यूरियज, अमाइलेज, लाइपेज वर्क करता है आपके फैट पे, करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बोल रहा है एंजाइम इनिबिटर ड्यू टू द एक्टिव साइट कॉम्पिटिशन। उस एंजाइम इनिबिटर को क्या कहते हैं, जहां पर एक्टिव साइट कॉम्पिटिशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। सो आंसर इज बी, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ओके, अगला लिखा है विच एंजाइम हैव अ हाई नंबर ऑफ टर्नओवर नंबर। अब देखो ये टर्म नया आया है हमारे, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मतलब ये हुआ, ऐसा समझो कि एक एंजाइम है, इसमें एक्टिव साइट्स होती हैं, और एक्टिव साइट में जब आपके सबस्ट्रेट कंबाइन करते हैं तो ये फिर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ये सबस्ट्रेट। ओके, तो अगर मैं बोलूँ टर्नओवर नंबर को सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो हमको ये बोलता है कि आपके किसी एंजाइम में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव साइट है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टर्नओवर नंबर। और सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर किसका है, कैटलिस्ट का है। सो आंसर इज कैटलिस्ट, करेक्ट। सो ये हमारे कुछ PYQs और कुछ MCQs थे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।